हाय एवरीवन, हमारे चैनल इडू प्रो जंक्शन पे आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। और आज का जो एक कंटेंट है, जो प्रश्न है 20 से 25 जो प्रश्न है इस सीरीज में, इसमें ये भाषा और बोली पे आधारित प्रश्न है। इसमें जो प्रश्न संख्या 1 है वो है किस किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964। तो जैसा कि जो इसमें ऑप्शन सही होगा वो होगा 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949। दूसरा प्रश्न है 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा। जो 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा मतलब ये हिंदी भाषा को जो दर्जा मिला था वो राजभाषा का दर्जा मिला था। किस भाषा का? वो राजभाषा का दर्जा मिला था। तीसरा प्रश्न है हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। चौथा प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुरुमुखी लिपि, सौराष्ट्रीय लिपि। तो जिसमें से ए ऑप्शन सही होगा आपका, ये होगा देवनागरी लिपि। 5वां ऑप्शन है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? 351, 344, 343 एवं 353। आर्टिकल 353। ये जो 5वें में सही होगा वो होगा आर्टिकल 343। अनुच्छेद 343 में देवनागरी को स्वीकार किया गया। छठा प्रश्न है संविधान के अनुच्छेद के 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था 1955 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। ये जो राजभाषा आयोग का गठन हुआ था ये हुआ था 1955 में। 7वां प्रश्न है हिंदी की आदि जननी क्या है? हिंदी की जो आदि जननी है वो है संस्कृत भाषा, वो हिंदी की आदि जननी है। लिपि की आवश्यकता होती है, लिपि की आवश्यकता जो होती है ऑप्शन ए भाषा संकेत में, बी भाषा बोलने में, सी भाषा लिखने में, ऑप्शन डी भाषा तीनों में। तो ये जो होगा वो भाषा लिखने में होता है। जो लिपि का प्रयोग होता है, आवश्यकता होती है, वो भाषा को लिखने में होती है। 9वां प्रश्न है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? अपभ्रंश साहित्य में, बी है जय भट्ट के शिलालेख में, सी है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, डी है अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो जिसमें सही होगा वो होगा जय भट्ट के शिलालेख में, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 10 है वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? जो वर्तमान हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है? ए ऑप्शन है पाली, बी है खरोष्टी, सी है मंदारिन, डी है देवनागरी। जो वर्तमान हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर 11 है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? इसका जो ऑप्शन है इधर है अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 343 का 1, अनुच्छेद 272 का 1। जो इसमें सही होगा वो होगा अनुच्छेद 343 का 1। 12वां प्रश्न है हिंदी की भाषा की उत्तराधिकारिणी है? ब्रज, देवनागरी, संस्कृत और अवधी। जैसा कि ये जो उत्तराधिकारिणी भाषा है हिंदी की वो है संस्कृत।
ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। 13वां प्रश्न है, संसार की प्रमुख भाषाओं का में हिंदी का स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में जो हिंदी का स्थान है वो तीसरा स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में जो हिंदी का स्थान है वो तीसरा स्थान है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं लिपि। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 15 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति है? जो ब्राह्मी से उत्पत्ति हुई है वो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वो है अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा है? वो है अपभ्रंश भाषा। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? जो अवधी बोली है वो अर्धमागधी से विकसित हुई है। पहले अर्धमागधी आई, फिर अर्धमागधी से अर्धमागधी, फिर अवधी। अर्धमागधी से अवधी भाषा का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर प्रश्न है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? खस अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, सौर सैनी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश। तो जो हिंदी की मूल उत्पत्ति मानी गई है वो सौर सैनी अपभ्रंश से मानी गई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। 19 नंबर प्रश्न है, वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? जैसा कि वाराणसी, गोरखपुर, आरा जो है ये भोजपुरी का क्षेत्र है। जो बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। बिहार से लगने वाले जिले हैं, बिहार से सटे हुए जिले हैं वाराणसी, गोरखपुर आदि। इन सब में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ए ऑप्शन। 20 नंबर प्रश्न है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र, जैसा कि आप सब भी सुने होंगे कि ब्रज भाषा मथुरा की ब्रज की होली मथुरा में मनाई जाती है। तो मथुरा जो ब्रज भाषा का केंद्र है वो है मथुरा। ए ऑप्शन सही है। जो 21 नंबर प्रश्न है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? जब जिसी कोई बोली का क्षेत्र है वो अत्यधिक विकसित हो जाता है तो उसमें जो साहित्य की रचना होती है उसमें मतलब उसको क्या संज्ञा दी जाती है? तो उसको उपभाषा की संज्ञा दी, उपभाषा बोला जाता है। बुंदेली का जो क्षेत्र है वो क्या है? बुंदेली का जो क्षेत्र है वो आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, झांसी, जालौन और दतिया। आगरा, मथुरा, भरतपुर, जैसा कि आगरा, मथुरा, भरतपुर, आगरा, मथुरा उत्तर प्रदेश के, भरतपुर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है। पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र ये हरियाणा के जिले हैं। जयपुर, अजमेर, जोधपुर ये भी राजस्थान के सारे जिले हैं। झांसी, जालौन और दातिया ये जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो जो बुंदेली बोली जाती है वो झांसी के एरिया में बोली जाती है। झांसी, जालौन और दतिया। यहाँ पर ऑप्शन होगा सही डी। 23वां प्रश्न है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कौन सी भाषा कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जैसा कि मित्रों हम इसी प्रकार आप सबको अच्छे कंटेंट, अच्छे प्रश्न जो पूर्व में प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं हम उनको आप तक प्रोवाइड करवाते रहेंगे, अच्छे कंटेंट के रूप में देते रहेंगे। इसीलिए कृपया हमारे चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें जिससे कि अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।